हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेड 2025 के लिए संविधान के टॉप 40 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 6 और 7 सितंबर को होने वाले यूपी पेड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह संविधान के ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके यूपी पेड में पूछे ही जाते हैं प्रश्न। तो वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की संविधान सभा के जो अस्थायी सभापति थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया? अस्थायी सभापति चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 2 दिन बाद, 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद जस्ट क्या किया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं आपके 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को 2 दिन बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ना, वह आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जब पूछा जाए किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ, तब आपका होगा आंसर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वेरी वेरी IMP इसको कर लीजिए, पूछा जाएगा, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। भारत के संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वह सर BN राव थे। याद रखिएगा, सर BN राव जो थे यह भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है यह आपका भारत देश का है। भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है इसको सबसे पहले फ्रांस देश ने पेश किया था। याद रखिएगा, लिखित संविधान की अवधारणा को सबसे पहले फ्रांस देश ने पेश किया था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम लिखित संविधान वाला देश कौन सा है, तो तब आपका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा देश है जिसने प्रथम अपना लिखित संविधान बनाया। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा व्यापक संविधान लिखित किसका है, तब अपना भारत होगा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? राइट आंसर क्या होगा?
तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। यह एक दो बार नहीं, कम से कम अगर सारे एग्जाम की मैं बात कर लूँ ना भाई, तो ये 100 बार पूछा गया है, 100 बार क्वेश्चन है। पॉलिटी का ऐसा क्वेश्चन है आपका जो मतलब सबसे ज़्यादा बार आज तक पूछा गया है किसी भी एग्जाम को अगर आप पकड़ लेंगे तो ये पूछा जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, जिसको क्या किया जाता है आपका, किस देश के संविधान से अपने संविधान में लिया गया, तो आयरलैंड देश के संविधान से। भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शंस हैं लचीला, कठोर, न ही कठोर न ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान जो है यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में स्वीकृत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो यह आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32 याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम है जिसे मिनी संविधान माना जाता है? तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है जिसे मिनी संविधान माना जाता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह आपका संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारे संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है ना, इस अवधारणा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान को बनाने में कई देशों के संविधान का सहयोग लिया गया है ना। जैसे प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन को भी अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 12 से 36 में हैं, जो आर्टिकल 12 से 36 में है, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया? तो यह आपका 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। जिस तरह से हमें मौलिक आपके अधिकार मिले हैं उसी तरह हमारे पास हमें मौलिक कर्तव्य भी हैं, यानी कि देश के प्रति कुछ व्यवहार करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ कर्तव्य हैं, जैसे फ्लैग का रिस्पेक्ट करना, राष्ट्रगान का रिस्पेक्ट करना। ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें हैं जिनको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया है ना। तो 42वें संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और ये किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल आपका 51A में है। और किस देश के संविधान से लिया गया? तो सोवियत संघ रूस।
अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत जो है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है यह अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का क्या किया गया है? अंत किया गया है। चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? आपके ऑप्शन हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, प्रेस तथा समाचार पत्र। राइट आंसर क्या होगा? तो चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग जो है यह प्रेस तथा समाचार यानी मोटा मोटी में बोले तो मीडिया को इंगित करने के लिए प्रयोग होता है चतुर्थ स्तंभ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो यह आपका है अनुच्छेद 40। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? बेसिक प्रश्न है लेकिन पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम निर्धारित आयु होती है वह आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? निर्विरोध चुना जाने का मतलब ये हुआ कि उनके खिलाफ में कोई और कैंडिडेट नहीं खड़ा था। तो यह कौन राष्ट्रपति थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपति को पद की जो शपथ है यह भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर मान लीजिए भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं तब कौन दिलाएगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के बाद जो सर्वोच्च क्या होगा आपके जस्टिस होंगे, न्यायाधीश होंगे, वह राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है यह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और उपराष्ट्रपति किसे सौंपता है अपना त्याग पत्र? तो राष्ट्रपति को। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। सही जवाब क्या होगा? तो किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वह राज्य जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा संचालित होता है ना, राज्य के राज्यपाल द्वारा। और किस आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन दिया गया है? तो आर्टिकल 356 याद रखिएगा, पूछ लेता है। आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन राज्यों में। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है यह 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष। संसद बनती है, संसद किससे बनती है? तो यह लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति उपरोक्त तीनों से बनती है। यानी जब संसद की बात होती है तो संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों आते हैं संसद के अंतर्गत। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? राइट आंसर क्या होगा? तो संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि जो है यह 6 माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है?
राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है संविधान में। कौन कौन सा है? एक तो आपका आर्टिकल किसमें है? 352 में है ना, जो इमरजेंसी को डिफाइन करता है। दूसरा है आर्टिकल आपका 356 है, जो राष्ट्रपति शासन है। और तीसरा आर्टिकल आपका 360 है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी को बताता है। भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? सही जवाब क्या होगा? तो कभी भी नहीं। भारत में अब तक राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कभी भी नहीं हुई है। और वित्तीय आपात स्थिति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका 360 में है। इसकी घोषणा अब तक कभी भी नहीं हुई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। सही जवाब क्या होगा? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 25 वर्ष होता है। यानी आपको सांसद का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जीवी मावलंकर थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा के आधार पर जो गठित पहला राज्य था वह आपका आंध्र प्रदेश राज्य था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 370। संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। अब फिलहाल में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। सन 2019 में ऐसा किया गया, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।